नमस्कार दोस्तों। हमारी सबकी नज़रें बॉर्डर के ऊपर हैं कि बॉर्डर पे मोदी जी क्या करेंगे। हमने वीडियो बनाया था कि मोदी जी की जो मुस्कान है वो दिखाती है कि कुछ तो हो गया है, लेकिन कुछ हो गया है और कोई कुछ करवाना भी चाहता है। इसके ऊपर भी आज वीडियो बनानी ज़रूरी है। डीप स्टेट का प्लान है कि वो अब यहाँ पर इस एरिया में कुछ कंट्रोल करने की आंखें रखी हुई उन्होंने बिछाई हुई हैं कि कुछ कंट्रोल करना है उनको। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वही काम उन्होंने यूक्रेन के साथ भी किया। यूक्रेन को बोला युद्ध करो, तुम मुकाबला करो पुतिन का, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वो बोल रहे हैं किसको? पाकिस्तान को बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चक्कर क्या है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो भारत भी चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, लेकिन जो डीप स्टेट है उससे भी ज़्यादा चाहता है। हम तो कोई हथियार खरीद नहीं रहे, पाकिस्तान के पास हैसियत नहीं है हथियार खरीदने की। तो ये इनकी जो आंखें हैं वो पड़ी क्यों हैं? और दोस्तों, जो ये डीप स्टेट है ये कंट्रोल करते हैं पैसे को। ये वो लोग हैं जो इलेक्शंस को रन करते हैं। प्रेसिडेंट्स, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स इनके सामने झुकते हैं। ये हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन ये सारी गवर्नमेंट्स को शेक अप करते हैं पूरी दुनिया में। इसके ऊपर आज बात करनी ज़रूरी है कि आखिर में मामला क्या है, मोदी जी ने किया क्या है, मोदी जी अपने कंट्री को बचा कैसे रहे हैं इन ग्लोबलिस्ट से, इन डीप स्टेट के एक्टर से जो छुप कर सारे काम करते हैं और इनका नाम कहीं आता भी नहीं है। इनके नाम पर अगर वीडियो भी बना दिया जाए तो ना तो इनके नाम पर कोई आर्टिकल कुछ चलता है, ना ही कोई वीडियो चलता है। इसलिए इनके नाम पे कोई वीडियो, जो अगर बुक्स लिखी गई थी उनको बैन कर दिया गया। एक बुक थी जो डीप स्टेट के ऊपर लिखी गई थी। ये जो बुक है आपको जनरली मार्केट में नहीं मिलती है, बिग ऑयल एंड देयर बैंकर्स। मैंने इस बुक को, इसका पीडीएफ खरीद कर मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। आप जाकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ये रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए। आज बात करते हैं इसलिए डीपली कि युद्ध 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 सारे भारतीय भी बोल रहे हैं और डीप स्टेट भी बोल रहा है। मोदी जी युद्ध अभी या तो कर लिया है, जीत लिया है, या करना नहीं चाहते। रीज़न क्या है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मजरी जी के साथ, क्योंकि ये मुद्दा समझना और इसके बारे में बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, जो हमने देखा है कि सब जगह पे युद्ध का एक माहौल है। यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने बोला था युद्ध कर लीजिए। बाद में पता लगा कि जो यूक्रेन है वहाँ पे तो लड़ाई मिनरल्स की थी। यूक्रेन के साथ जैसे ही अमेरिका ने डील साइन किया है कि मिनरल सारे अब हुए अमेरिका के, साथ में अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया ये युद्ध जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। इजंट दिस व्हाट द डीप स्टेट वांटेड? क्या ट्रंप ने भी अब डीप स्टेट के साथ हाथ जोड़ लिया है, इसलिए मोदी जी भी थोड़े साइलेंट है, या खेल कुछ और है? खेल ये भी है, इसमें कुछ फैक्टर्स और भी हैं। देखिए, डीप स्टेट चाहता है लड़ाई चलती रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहे। डीप स्टेट के पास तीन चीजें कंट्रोलिंग में है। पहली है आर्म्स, दूसरी है ऑयल और तीसरी है फार्मा। फार्मा के लिए उन्होंने कोविड कराया था। मिलियंस बनाना चाहते थे, मुदिया बीच में आ गया बेरहमी से। जो है ये बेचारे कुछ कमा नहीं पाए। आजकल यूएन में फिर से बहस शुरू हो गई है कि डीप स्टेट का वो कोविड के लिए जिम्मेदार कौन था, चीन था कि यूएस था। चीन में वुहान में यूएस की लैब से वो वायरस निकला है। इसलिए आप वो कहते हैं यूएस था, ये कहते हैं चीन था, मैं कहती हूँ दोनों थे। ना ना, तुलसी एंड गबार्ड ने कल बोल दिया कि यूक्रेन के अंदर भी लैब्स थे जहां पर अमेरिकन डीप स्टेट वायरस क्रिएट कर रहा था। बायो लैब्स इन्हें कहते हैं। और ये बायो लैब्स हर जगह है। अभी जो आप डेंगू और मलेरिया का उग्र रूप देख रहे हैं, ये अफ्रीकन बायो लैब्स में तैयार किया है। और जो एनाफिलिस मॉस्किटो हैं, जिसको एम्पावर करके इन्होंने भारत में छोड़ा था, जिससे जो है काफी डेंगू फिर से फैलना शुरू हुआ है। क्योंकि डेंगू की फर्स्ट वेव जो आई थी वो वायरस स्पाइक करता और वापस सबसाइड करता है। तो वो जो है वापस सबसाइड कर गई थी। तो ये जो बायो लैब्स हैं, इनका प्रयोग करके वर्ल्ड को इसी तरीके से डिफरेंट एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स में फंसाया जाता है। इसके ऊपर लिखने वाले एक ऑथर है, उनका नाम है रॉबिन कोक।
और एक ज़माने में, अब शायद वो नहीं है, एक ज़माने में उनकी मतलब 20-25 साल पहले नॉवेल्स बहुत वायरल होती थी और हर नॉवेल का बेस एक पैंडेमिक होता था। तो रॉबिन कुक उस लेखक का नाम है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया फार्मा की, पहले वायरस बनाओ, फिर उसकी एंटीडोट निकालो और सब कुछ मन मर्जी पे बेचो। अगर उन्होंने खरीदने में देर की तो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। दैट इज द पोटेंशियल। सो इट्स आल्सो, बायो वॉर इज अ वॉर इन इटसेल्फ। ओके, सेकंड थिंग इज ऑयल। ऑयल क्योंकि गल्फ के पास सबसे ज्यादा था, तो आप देखिए कि 80 के दशक से गल्फ में नॉन स्टॉप वॉर्स चल रही हैं, एंड दीज आर द वॉर्स। आपको लगता है कि उन कंट्रीज में एक्सट्रीमिज्म आ गया है, टेररिज्म आ गया है, बट दिस देयर इज वन मोर फेस। एक, इसमें कई देश उतरे हुए हैं जिनके पास ऑयल है। दूसरी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उतरी हैं जिनको उनको ऑयल्स के ऊपर अपना स्टेक चाहिए। और इसमें एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ रहा है, एक्चुअली एक ऑयल कंपनी दूसरी ऑयल कंपनी से लड़ रही, फॉर द शिपमेंट, फॉर द। अब आ जाते हैं इसमें ईरान की भूमिका पे। ईरान ने हमास के थ्रू इसराइल को तंग किया, और चूंकि इसराइल की सहायता भारत ने की थी, तो वही हमास आया फरवरी में उस इससे जेई जेई क्या था, जेई एस, जमाते इस्लामी, इस इन सब, हाँ जेईएम से, इन सब से मिला। और उसके बाद फिर जो है आपने पहलगांव अटैक देखा। और फरवरी में उनसे मिलने के बाद यही हमास के लीडर्स वहां गए, क्या कहते हैं, बांग्लादेश, और फिर वहां पर मुलाकात की। और इस चीज में जो है पाकिस्तानी आर्मी भी देखिए बाद में फरवरी के महीने में गई थी, उनकी ड्रिल्स वगैरह हुई बांग्लादेश में। तो प्लान हमास का ये था कि दोनों एंड से भारत को परेशान करेंगे, और धीरे धीरे जो यूपी वगैरह में एक मुस्लिम कॉरिडोर है उसके थ्रू फिर ये सेंटर पॉइंट पे मिल करके भारत में एक डिवीजन कर लेंगे, या जो कुछ भी है, ये इनका प्लान था जो आपने उसकी एक पहली कड़ी पहलगांव में देखी। अब जो है यूएस ने फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। अब पिछली बार भारत ने ईरान का साथ दिया था जब यूएस ने वो किया था ऑयल फॉर, क्योंकि हम डॉलर में पे नहीं कर सकते थे, तो ऑयल फॉर राइस पे हमने बार्टर सिस्टम किया था। पर इस बार ईरान ने उसको देखे बिना कि हमने पिछली बार उनको जीवन दान दिया था, हमास की हेल्प से कश्मीर में ब्लास्ट करा दिया है। जो ब्लास्ट कराया है उसमें अभी सेकंड कड़ी क्या है कि अमरनाथ यात्रा आने वाली है आपकी अगस्त में, उसके लिए हथियार ऑलरेडी पहुंचाए जा चुके हैं। कब? अप्रैल में आपको इसकी खबर दे दी। तो पहले से तैयारी है, और पूरी पूरी कश्मीरी कौम इसमें इन्वॉल्व, बमुश्किल कोई एक्सेप्शन हो। तो यहाँ पर अब क्या है, ये वॉर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, इसको ये कुछ कुछ समय पे इग्नाइट करते रहेंगे। पिछली बार मई में हुई थी, अब की अप्रैल में हुई, फिर अगस्त, इनका प्लान है। तो इस तरीके से ये इंटेंसिफाई करते जाएंगे ताकि कश्मीर में आतंकवाद जिंदा रहे। उसको जिंदा रखने के लिए जो डॉक्ट्रिन है वो मदरसों से निकलता है और उसका फुल इस्तेमाल हो रहा है। और जो एक 1990 के बाद आतंकवादी मेंटालिटी में कमी आई थी, 370 के समय काफी मॉडरेशन आया था, वो इन 4-5 सालों में इन्होंने फिर से इग्नाइट कर लिया है, रिवर्सल उसका हो चुका है। पहलगांव अटैक में आपने देखा कि घोड़े वाले, स्लिंग वाले, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं आतंकवादी घटना पे। और वो वहां पे वीडियो बना रहे थे, जो मतलब उस समय क्रिटिकली इंजर्ड लोग थे, उनको हॉस्पिटल ले जाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, और गवर्नमेंट ने भी कोई सिक्योरिटी नहीं। तो ठीक है, हिंदूज वर सिटिंग देयर। तो यूक्रेन में जो हो रहा है और जो भारत पाकिस्तान में हो रहा है, पैटर्निंग। पैटर्न क्या है? स्टेक पे है आपका देश। 2-3 तरीके हैं। पहले आप यहाँ पर जो है लड़ाई आर्म्स की, ऑयल के फॉर्म, हाँ वी हैव डिस्कस्ड ऑयल, लेकिन उसमें कम कमाई है। फार्मा में मोदी जी ने तोड़ दी। अब आर्म्स पे आते हैं। आर्म्स में अंधाधुंध कमाई है। आप ये कह लीजिए 1000, 2000, $3000 में जो मिसाइल बन जाती है वो मिलियंस में बिकती है। जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो सिविल वॉर कराने में होता है।
स्टेक पे कंट्री है, कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो वहाँ पे लैंड में मिनरल्स वगैरह है, तो रिसोर्सेज के लिए सारी लड़ाई है। अब इंडिया का जो ब्रेन है वो सबसे अच्छा माना जाता है, तो इंडियन ब्रेन से ये अपनी उनको एक टर्म दिया गया है टेक्कुली का, सिलिकॉन वैली, कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसमें आपका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, तो आईआईटी के लोगों को सिलिकॉन वैली बुला लेंगे, वहां से इनसे काम कराएंगे और क्रेडिट और फायदा हम वो करेंगे। आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री वाइट वॉश करेंगे फर्स्ट, सेकेंडली जितना भी विश्व में अराजकता फैलानी है उसको फैलाएंगे। तो दिस इज द होल। अब आ जाते हैं कि यूक्रेन में क्या मिल रहा है। यूक्रेन में इनको ट्राई पार्टी मिल रही है, जितना हिस्सा रशिया ने जीत लिया है वो रशिया को दे देंगे, ठीक। उसके बाद का जो है अमेरिका और डीप स्टेट में बांट लेंगे, यूरोप और अमेरिका में बांट लेंगे, यूरोपियन डीप स्टेट कुछ ले लेगा, अमेरिकन डीप स्टेट कुछ ले लेगा। इसके ऊपर बहस चल रही है, हर जना इसमें मेजर क्रेडिट चाहता है। अमेरिका इसमें मेजर क्रेडिट क्यों चाहता है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है, यहाँ तक कि यूरोपियन जो डिजाइन चेंज हुआ है उसमें भी सारा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका नहीं है। तो बंदर बाट के कारण ये लड़ाई इस समय पलट पे है। अब रशिया में क्या हो रहा है, रशिया ने दो ही शब्द कहने, नॉट यूक्रेन। आपने रोमानिया वगैरह जो पुराने थे वो ले लिए, रशिया चुप रहा, लेकिन अब वो कह रहा है नॉट यूक्रेन, ये सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि यूक्रेन के मिनरल्स काफी हैं और इनको चाहिए। अभी तक जब ट्रम्प आ गए इस लड़ाई में, तो इस लड़ाई में पॉज आया। क्यों आया? क्योंकि ट्रम्प चाहते थे कि डीप स्टेट के विरुद्ध काम किया जाए, इलेक्शन कैंपेन में ट्रम्प के ऊपर डीप स्टेट ने जानलेवा हमला किया। लेकिन अमेरिका इटसेल्फ एक डेट ट्रैप में है, तो जब अमेरिका डेट ट्रैप में है तो वो $36 ट्रिलियन देने के लिए ट्रम्प ने 3 महीने में काफी समझ सॉल्व किए, नए नेगोशिएशन साइन कर सके, इसलिए टैरिफ बढ़ाया, फिर टैरिफ घटाया। लेकिन सारा सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका को वो डील नहीं मिल पाई जिससे वो $36 ट्रिलियन चुका सके। भारत से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, इंडियन ओशन में सारी टेरिटरी इन्होंने भारत को दे दी, इंडो पैसिफिक इन्होंने भारत को दे दिया, बहुत सारे यूएसएआईडी का प्लग लगा दिया। हम पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड। आपने जो है बहुत सारे विश्व भर में डोमिनेंस के चक्कर में बहुत सारे बेसिस दिए, काफ़ी बेसिस विड्रॉ कर लिए, तो आपने कोशिश की कि खर्चा कम करने, इस सिलसिले में सीआईए के ऑफिसर्स निकाले, एफबीआई के ऑफिसर्स फायर किए, गवर्नमेंट बॉडीज़ को हल्का किया, धीरे धीरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की और इन सब चीज़ों की फंडिंग थी वो भी सारी रोक दी, ताकि फ्यूचर के खर्चे कम हो सके। परंतु इससे जो $36 ट्रिलियन है वो नहीं चुक रहा था। टैरिफ किया, रीनेगोशिएट किया, लेकिन चाइना की गड़बड़ के कारण अमेरिका को चाइना की ज़रूरत है, सारी फैक्ट्रीज वहाँ पर हैं, और चाइना ने इस तरह से ब्रेक लगाया कि अमेरिका को अपनी सारी पॉलिसीज रोल बैक करके यहाँ पर आना पड़ा कि हमको यूक्रेन के अब जो रिसोर्सेज हैं चाहिए ताकि मेरा कर्जा चुक सके। और यही बात इन्होंने इस पे की है, पोप के मरने पे ज़ेलेंस्की से हुई है, और यहाँ पर हीटेड वॉइसेस सबने सुनी है। इसका मतलब है ट्रम्प ज़ेलेंस्की को बिल्कुल पसंद नहीं करते, व्हाइट हाउस में बुला करके रॉयली बेइज्जत करके बता दिया आई हेट। लेकिन फिर अपने लोगों के लिए, उनकी भूख के लिए ट्रम्प को रोल बैक करके इस पॉइंट पे आना है कि अब मिनरल डील चल रही है, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है उर्सुला वॉन डर लेयन ने, जो ईयू की हेड है। क्योंकि ज़ेलेंस्की के जब घुटने मुड़ रहे थे, ही वॉज रेडी टू बक डाउन इन अमेरिकन प्रेशर, तो उर्सुला वॉन डर लेयन आई और उसने ज़ेलेंस्की को संभाला कि शी गेव द करेज टू ज़ेलेंस्की टू कीप ऑन स्टैंड। और अभी जो निकल के आ रहा है, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। रॉथस्चाइल्ड नाम की एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, नेपोलियन को डीसी ने फंड किया था,
और क्राउन्स को ये फंड करती है। ये उनको फंड करती है उनके एक्सपेंशन एंड वॉर्स कि आप इस कंट्री को इन्वेड कीजिए, अपना राज्य एक्सपैंड कीजिए, जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर होंगे उसमें हमारा भी हिस्सा। जब इंग्लैंड पूरे विश्व में वो सब कर रहा था तो उन फ्रांस को भी, जैसे आपने देखा कि फ्रांस एक्सपैंड कर रहा है, दुनिया भर में जाके लड़ाई कर ले करके टेरिटरीज कब्जा कर रहा है। पोर्चुगल की पोर्चुगीज टेरिटरीज है, स्पेनिश टेरिटरीज है। तो इन सब का मतलब ये था कि उनके पीछे यही बैंकिंग फैमिलीज थी जो इन वॉर्स को फाइनेंस करती थी। और उसके बाद फिर उन देशों का दोहन होता था, वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी सारी जो है लाइक प्रॉक्सी कंट्री करके। अभी भी वही चल रहा। पहले देशों के नाम से होता था, मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पे होता था, लेकिन चल वही रहा है। अब आप इन सब कंपनीज को देखिए, सीमेंस एशियन है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट और कंट्रोलिंग स्टेक दोनों चीजें किसकी है? रॉथस्चाइल्ड की है। आपकी टोटल एनर्जीज है, मित्सुबिशी है, एक्सॉन है, शेल है, ग्लेनकोर है, वर्ल्ड के डिफरेंट एमएनसीज हैं। पैसा रॉथस्चाइल्ड का है, कंट्रोलिंग शेयर्स इन्वेस्टमेंट रॉथस्चाइल्ड के हैं। आप सबसे पहले ये देख लीजिए, फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का, उसमें रॉथस्चाइल्ड और सेवन बैंकिंग फैमिलीज का कंट्रोलिंग शेयर है। अभी सिटी ऑफ लंदन और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं। रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, रॉथस्चाइल्ड से जो है ये लोग एसोसिएटेड थे और उनकी बिडिंग करते थे। तो जो आपकी नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी थी, ओपन सोसाइटी थी, इसका काम क्या था? देशों को इस हिसाब से मोल्ड करना ताकि उनकी पॉलिसीज इन एमएनसीज के फेवर में हो। उन देशों को नुकसान पहुंचे परवाह नहीं, उनकी जनता को नुकसान पहुंचे परवाह नहीं, फायदा एमएनसीज का होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट एमएनसी कल्चर इज, दिस इज व्हाट बैंकिंग कल्चर इज। अगेन यहाँ पे मोदी आ जाते हैं। मोदी ने, हाँ जी, मंजू जी, लोगों को पता नहीं है कि मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वो भी कभी बैंकर होते थे रॉथस्चाइल्ड के, और वहाँ से निकाल कर उसे प्रेसिडेंट बना दिया फ्रांस का। और देख लीजिए वही काम कर रहा है। उसने भी गंद डाला पड़ा है पूरे फ्रांस के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। यानी कि इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। अपने स्टूचूज़ को बढ़ाइए, जैसे बांग्लादेश में बढ़ा दिया, उसका स्टूच वो इन्हीं लोगों के लिए वो काम कर रहा है। अब जो ये है भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में जो ये युद्ध का माहौल है, ये तो समझ आ गया कि डीप स्टेट करवा रहा है। और उसके लिए उन्होंने हमास को यूज़ किया या ईरान को यूज़ किया, पाकिस्तान को यूज़ किया, पूरा कबाल है। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अब जिस सिचुएशन पे हम खड़े हैं, हमें युद्ध में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के लिए इन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया है, ये 3 पार्ट्स में इन्होंने बोल दिया, इसको डिवाइड कर दो। वैसे ही जैसे भारत को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये पिंक वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, ये बोलते हैं कि ये तो रशिया का पार्ट हो गया। जो येलो कलर में है कहते हैं ये यूक्रेन बस इतना ही रहेगा। और जो ब्लू कलर में है, ये बोल दिया है डीप स्टेट ने कि भाई ये हम कंट्रोल कर लेंगे अलॉन्ग विद यूक्रेन, यानी कि यहाँ पर हमारी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा रहेंगी। अब समझ लीजिए कि ये वाला प्लान इन्होंने दे दिया है। अब यही प्लान इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी दिया है कि पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े कर देते हैं। भारत भी चाहता है, डीप स्टेट भी चाहता है। यहाँ पे ना तो तेल है ना फार्मा है, तो ऐसा क्या चक्कर है कि सभी लगे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। पाकिस्तान खुद भी चाहता है कि उनके टुकड़े हो जाएं। क्या इसमें मोदी को फंसाया जा रहा है या फुसलाया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो बनेगा बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान खाली पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान 2 और देशों में है, जो आप देख रहे हैं, ईरान में और अफगानिस्तान में है। तो लड़ाई कंटिन्यू रखना जो इनका पार्ट है। बलूचिस्तान एक बार जब पाकिस्तान से स्वतंत्र होगा तो ईरान में कोशिश करेगा। ईरान में कोशिश करने का मतलब है कि ईरान में आपने देखा लाहौर एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, फिर ईरान में हुआ था। ईरान ने एक बार पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे थी, क्योंकि बलोच वहां पर अपनी एथनिसिटी इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अफगानिस्तानी जो है पश्तून डूडन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि थोड़े उधर है थोड़े इधर। वो अपने आप पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, वो अपनी एथनिसिटी को एक करने के लिए लड़ाई शुरू करेंगे। तो
जो अंग्रेजों ने डिवीजन किया था भारत का, अफगानिस्तान भी भारत का ही पार्ट था। तो जो डिवीजन किया था वो इस तरह से किया था कि एक एथनिसिटी कई पार्ट्स में बच जाए और उनके ऊपर फिर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाए, जैसे यहाँ पर इस समय पहलगांव में अटैक हुआ है। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगी तो वो अपनी कम्युनिटी को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे कि हमें टुगेदर वी राइज, डिवाइडेड वी फॉल। अब जैसे ही वो साथ आने की कोशिश करेंगे उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग अलग कंट्री, अलग अलग क्षेत्र में बसे हैं। पश्तून लड़ेंगे पश्तूनी एथनिसिटी के लिए, बलोच लड़ेंगे बलोची एथनिसिटी के लिए, हिंदू लड़ेंगे हिंदू एथनिसिटी के लिए, और ये लड़ाई चलती रहेगी। इसमें फ्रैक्शंस इन्होंने तमिल और लैंग्वेज वगैरह के डाल रखे। तो अब जो भारत के ऊपर है, भारत अगर अफगानिस्तान इस पे पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करेगा, दो टुकड़े करके हम पास्ट में देख चुके हैं, दोनों टुकड़े हमारे एंड में हैं। अब चार टुकड़े करने से कोई सुधार थोड़ी जाएंगे। जो भारतीय हम्म। नहीं समझ रहे और समझना नहीं चाहते हैं, चार टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं है। वो चारों टुकड़े एक दिन आपके सर पे आकर के बैठेंगे। जैसे आपका भूटान के साथ इस समय रिलेशनशिप है, आप समझिए, और वैसे ही रिलेशनशिप आपका बांग्लादेश के साथ था 71 में। बांग्लादेश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, भूटान के पास आज भी अपनी कोई आर्मी नहीं है। आप उनको टेरिटोरियल प्रोटेक्शन देते हैं और भूटान जाने का वीजा लेते हैं, ठीक, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी रेगुलेट करते हैं। भूटान इंडिया का वासल ना होके भी इंडिया का वासल है। वैसे ही अब जब से आपका इसका बलूचिस्तान का जुरिडिक्शन भारत को दे दिया गया है, वो इंडिया का वासल ना होकर के भी इंडिया का वासल है। अब जो भारत चाहेगा वहां चलेगा, और सुधार चल रहा है। आप उसको लिमिटेड देखिए, आपको अडानी ने वहां बिजली बहाल की, अडानी को वापस उसके पैसे मिल गए, चीजें स्मूथ लाइन होने लगी बलूचिस्तान में। जो डीप, सॉरी बलूचिस्तान कह रही हूँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यूनिस बांग्लादेश में। में यूनुस जो है इरेलीवेंट होते जा रहे हैं और भारत की चल रही है। अब आ जाते हैं वापस पाकिस्तान के ऊपर। जितने टुकड़े आप करा लीजिए, अगर आपने उन टुकड़ों पर अधिकार नहीं किया तो आपकी सारी जो है कोशिशें बेकार हो जाएंगी। क्योंकि ये कभी पंजाबी पाकिस्तान आपको लगता है कि वो कश्मीर में अपनी पकड़ छोड़ करके विड्रॉ कर लेगा? उनको जो एड के नाम पे सारे पैसे मिलते हैं भारत में बवाल मचाने के मिलते हैं। पहलगांव अटैक के बाद जो है बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश करने के नाम पे इनको पैसे मिल चुके हैं। नतीजा आने वाली अमरनाथ यात्रा है, कुछ होगा ही। आपने पहलगांव अटैक में देखा, उन्होंने वहां पर जो हथियार पहुंचा दिए हैं। तो नेक्स्ट टारगेट की सुपारी तो मिल चुकी है पाकिस्तान को। आप चार टुकड़ों में कर दीजिए तो अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, होगी। और उसके ऊपर भी अटैक के पूरे प्लान है। अब आप कैसे थॉट करेंगे, रोकेंगे, ये आपके ऊपर है। आपको हिंट्स पूरी मीडिया को मिल चुकी है, पूरे भारत को मिल चुकी है। तो प्रोलॉन्ग जितनी करेंगे लड़ाई, हथियार उतने बिकेंगे। और हथियार बेचने के लिए जरूरी है। अब अभी तक क्या था, ट्रम्प जो टैरिफ वगैरह की वॉर कर रहे थे, वो दो तीन तरीके थे। जितने वेस्ट हो रहे हैं मनी, उसको प्लग कर दो ताकि मनी वेस्ट ना हो। फिर टैरिफ वगैरह इस तरह से रीनेगोशिएट करो कि वो अपने डेट ट्रैप से निकल सके। उस टैरिफ वॉर में सब में अमेरिका को वो नहीं मिला। अब क्या करेगा? अभी तक वो आइडियोलॉजी पे रूस का साथ दे रहा था कि यूक्रेन तुम्हारा है, तुम्हारा होना चाहिए, यही प्रेशर दे रहा था, इसीलिए जेलेंस्की को पसंद नहीं करता था। अब उसी जेलेंस्की से जाके इसको बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उसको वहां से पैसे मिनरल नहीं मिलेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो आप जो है ये कैसे करेंगे? अगर रशिया इस समय भी जा करके अमेरिका से डील कर ले कि गिव मी यूक्रेन, आई गिव यू बेटर डील ऑन मिनरल्स, जेलेंस्की फिनिश हो जाएगा। हम्म। ठीक है, लेकिन रशिया ये डील नहीं दे रहा है, इसके कारण अमेरिका वो कर रहा है। अमेरिका को अपने यहाँ फैक्ट्रीज लगानी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसमें नुकसान किसका है? चाइना का। तो चाइना जो क्रिटिकल मिनरल आज तक अमेरिका को दे रहा था, वो उस पर स्टॉप लगाएगा? हाँ। उस पर टैरिफ लगाएगा? हाँ। तुम्हारे पास मिनरल नहीं है तो बनाओगे क्या? रॉ मटेरियल तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उस पे कब्जा जो है चाइना का है। ठीक, आपको मिनरल चाहिए, मिनरल कहाँ है? यूक्रेन में। या तो रशिया डील दे, या फिर वो जेलेंस्की से कर लेगा। और कोई उसके पास चारा नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अमेरिका में अगर फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, जॉब नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं आएगा, डेट नहीं हटता।
फैक्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चलने के वो करने के बाद जो है आपको रॉ मटेरियल यूक्रेन में धरा हुआ है। तो ये सारी लड़ाई अमेरिका का एग्जिस्टेंस सिस्टम है यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सवाल ये उठता है, इज पुतिन इंटेलिजेंट और ही इज एन इडियट? If Putin gives America a better deal, he gets Ukraine, America gets what is want, and it is deep state versus world. सारा वर्ल्ड एक तरफ एक कोने में यूनाइटेड हो। If Putin gets greedy, जिसे यहाँ पर टर्म यूज करेंगे नेशनलिस्ट, बिकॉज बाइडेन ने पुतिन को जबरदस्ती यहाँ इस वॉर में फंसाया है। he won't be completely wrong if he says no. He won't be completely wrong. Trusting America is always a bigger mistake. A mistake in a long term. But इस समय हम ये फंसे हैं, not trusting America is a big mistake in a short term. And it might cultivate into a long term. तो अभी पुतिन के पास अगर वो दुनिया की सोचते हैं और अपने देश की सोचते हैं, उन्हें लड़ाई जल्दी खत्म करनी है, तो उनको अच्छी डील देनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की से बेटर डील लेनी पड़ेगी अमेरिका को, ताकि अमेरिका को और दुनिया भर को अमेरिका की साथ देना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने सारी दुनिया में फसाद किया है, ताकि अमेरिका इस डेट ट्रैप से निकले तो उसके ऊपर डीप स्टेट की पकड़ ढीली हो, तो फिर जो है दुनिया में शांति का अगला वेव आए। अगर ट्रम्प को रोल बैक करना पड़ा तो डीप स्टेट को लीज ऑफ लाइन मिलेगी, वो पहले से ज्यादा विशियस होकर के आपको मारेगा। रॉथस्चाइल्ड जैसी कंपनी है, वो दुनिया भर की एमएनसीज में उसके शेयर, दुनिया भर के देशों में उसके शेयर, बैंकिंग सिस्टम से उसने जो है दुनिया के क्राउन्स को जो है वो दे रखा है, क्या कहते हैं, कर्ज दे रखा है। तो अब आप बताइए, आप रॉथस्चाइल्ड से लड़ेंगे कैसे? उससे लड़ने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है पैसा। ओके, तो वो पैसा आपको अमेरिका को कमाने देना पड़ेगा। अमेरिका उनके हाथ में चला गया, जो विश्व का सबसे स्ट्रांग देश है, मिलिट्री पावर में स्ट्रांग देश है, इकोनॉमिक पावर में, डेट ट्रैप में होने के बावजूद अगर उनको अमेरिका मिल जाता है, दे विन इन अमेरिका वंस अगेन, पता नहीं कितने देश एक चुटकियों में तबाह हो जाएंगे। इसलिए आपको तो इस नए समीकरण में अमेरिका को फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगेंस्ट समटाइम्स योर इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट। भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? उठा के पाकिस्तान को फोड़ दो, कब्जा कर लो, आपको बैक सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो डीप स्टेट जीत जाएगा, आपको फौरी तौर पे एक फायदा हो जाएगा, मोमेंटरीली यू विल गेन, बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो जाएगा कि आप डीप स्टेट के ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? वही जो आपने किसान आंदोलन में किया था, गेम को लंबा कर दो, लंबी लाइन खींच दो। जैसे ही आप लंबी लाइन खींचेंगे, उनको देखिए, डीप स्टेट के पास एक ही तरीका है, डीप स्टेट के पास एक ही चाल है जो हर जगह चलते हैं। आपको अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए लोग आपको पागल कहते हैं, कायर कहते हैं। आपको अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हैं? जैसे मोदी क्या करना चाहते हैं, दुनिया गेस करती रहती, किसी को पता ही नहीं, उस कमरे की हवा को नहीं पता मोदी क्या चाहते हैं। ठीक है, अब जो है तो मोदी ये लड़ाई जीत लेंगे लॉन्ग टर्म में, कहीं शॉर्ट टर्म में कुछ कॉम्बिनेशन कर करके। और ट्रम्प को आपको फायदा पहुंचाना पड़ेगा। ट्रम्प अगर अमेरिका में उसको डेट ट्रैप से निकालने में, इकोनॉमी मजबूत करने में सफल हो गए, तो ट्रम्प आपकी साइड है। फिर क्या होगा? अमेरिका वर्सेस डीप स्टेट। स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई अमेरिका इज ऑन योर साइड, रिचेस्ट एलाई अमेरिका इज ऑन योर साइड। और आपको ये करना पड़ेगा कि अगर डीप स्टेट जीता तो दुनिया में किसी को जीतने नहीं देगा, और अगर वो हारा तो उसको हराने के लिए आपको अमेरिका को फायदा पहुंचाना पड़ेगा, भले ही वो चाइना हो, भले ही वो रशिया हो, और भले ही वो भारत हो। क्योंकि इस समय आरबीसी, रशिया, भारत, चाइना, ये तीनों मिलकर ही अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, किसी और में ताकत। मई 9 को यही मीट रशिया में होने वाली थी। आपने एक पहलगांव का अटैक किया, आपने भारत को इधर रोक लिया। ब्रिक्स की अभी मीटिंग होकर के चुकी है,
क्या जॉइंट वो निकला? भारत नहीं तो ब्रिक्स नहीं। ओके। यार कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई जॉइंट कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं कोई है, नहीं। कुछ नहीं। भारत नहीं तो ब्रिक्स नहीं, खत्म हो गया। अब भारत को जीतने के लिए तीन और देश चाहिए, रशिया, चाइना और यूएस। ठीक है। हम्म। चाइना ने अपने आप को पोजीशन इस तरीके से इस चाइना ने डीप स्टेट का लिमिटेड साथ दे करके अपने आप को इस इक्वेशन में न्यू एंट्री दे दी है। अभी तक क्वाड क्या था? इसराइल, भारत, रशिया और ये यूएसए, जापान। अमेरिका। जापान बहुत छोटी चीज है, लेट्स फॉरगेट। ठीक है। ये चार देश थे जिसमें इसराइल गायब हुआ और उसकी जगह चाइना आ गया। अब चाइना ने गेम इस तरीके से अप कर दी है, अगर चाइना ठंडा होकर के इसको अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचाते हैं तो डीप स्टेट चाइना का इस्तेमाल करके अमेरिका पे अटैक करेगा। अच्छा, चाइना की पोजीशन, जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि चाइना का इस्तेमाल करके रशिया को कंट्रोल कर सकता है, चाइना का इस्तेमाल करके भारत को कंट्रोल कर सकता है। तो डीप स्टेट को अगर चाइना मिल जाता है, तो अमेरिका मिला था, पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, चाइना मिला है तो और स्ट्रांग है। अमेरिका की वॉर्स जो इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड ओवर है, पर चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड ओवर है। तो जो वॉर इक्विपमेंट है वो तो किसी गैरिसन में, किसी सी में इस तरीके से रखते हैं, पर प्रोडक्ट तो हर बंदे के हाथ में है ना। तो अगर डीप स्टेट को अपनी रीच वाइडर करनी है तो उसको इस समय चाइना ज्यादा चाहिए अमेरिका से। फिर से समझिए, अगर आपका कोई जैसे दुधबूती है, जैसे रेड सी है, वहां पे आपका शिप खड़ा है, कॉमन पर्सन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन चाइना का जो माल है, प्रोडक्शन है, आपके टॉयलेट पेपर्स हैं, आपकी वैक्यूम क्लीनर्स हैं, आपकी कार है, आपका फ्रिज है, आपका टीवी है, कॉमन पर्सन से आपको मतलब। तो व्हाट चाइना कंट्रोल्स इज कंफर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंकिंग प्रोसेस ऑफ डेली द वर्ल्ड, नीड। डेली नीड। तो चाइना अगर इस समय डीप स्टेट का टूल बन जाता है, ज्यादा नुकसान है। अमेरिका बन जाता है, नुकसान तो है पर कम है। पूरा इस पहलगांव अटैक से ये पूरा इक्वेशन चेंज होता है, राइट। अब आपकी सारी पॉलिसीज में, अभी तक आप क्या कह रहे थे? चाइना को हमने एक ट्रैप में फंसा दिया, कोयला खत्म, प्रोडक्शन खत्म, अब बेटा कूद लो जितना कूदना है। लेकिन उसने क्या पता है, जो हमारे पास रखा हुआ है उससे हम ऐसे ऐसे कंट्रोल कर लेंगे। नाक में तो बेटा, हाथी की नाक में अगर चींटी भी चली जाए तो छींक आ जाती है, तो हम चींटी सही लेकिन हाथी की नाक में घुसेंगे जरूर। तब आपके लिए वो चींटियों का बिल इम्पोर्टेंट हो गया है। यस, इंडिया इज द एलिफेंट, बट चींटी नाक में छींक दिला दी। इक्वेशंस हैव चेंज्ड, meetings are cancelled, everything is back on the planning table। तो अब युद्ध क्या हुआ? elongate हो। जो पुतिन ने कहा था अगले 20 साल दुनिया पर भारी हैं, अब अगले 50 साल दुनिया पर भारी है, क्योंकि चाइना ने गेम पूरी बदल दी। 30 साल दुनिया की ट्रबल और बढ़ा दी। अब आपको जी को हैंडल करना है। जी की मुसीबत क्या है? जी को चाइना पे राज्य वो नहीं करना, पकड़ ढीली नहीं करनी। अभी आपने जी की पकड़ ढीली कराई थी ताकि चाइना बग डाउन करे। अब आपको ही जी की पकड़ मजबूत करानी पड़ेगी, चाइना आपका साथ दे। सो ये जियोपॉलिटिक्स है और ये सारी इक्वेशंस इस समय बदल गई हैं। तो जो आपके दुश्मन तो थे उनकी मदद कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, ताकि वो अगर आपके साथ आ गए तो आप छिपे हुए दुश्मन से लड़ सकें। दैट्स द करेक्ट थिंग। यस। महेंद्र जी, लोगों को अभी ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतनी जल्दी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जड़ें
कोई 2 4 5 साल पुरानी नहीं है, 200 300 साल पुरानी है इस फैमिली की। ये सारी दुनिया का पैसा, युद्ध, हर चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट्स को भी। और इसको तोड़ पाना किसी एक कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है। वो भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट इनके चंगुल से अपने कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है, फेल हो रहा है। चाइना इनके साथ हाथ जोड़कर अब उन्होंने भी ठान लिया कि अगर डीप स्टेट हमें बर्बाद करना चाहता है, क्यों ना डीप स्टेट से हाथ जोड़ा जाए। और आपको मालूम है कि इवन इलॉन मस्क, वो भी डीप स्टेट का ही आदमी था जो वाइट हाउस पे बिठाया गया था और उसको बिठाना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको साइड पे किक करने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यानी कि जो हम यूक्रेन में देखते हैं, जो अमेरिका में देखते हैं, जो चाइना में देखते हैं, वही चीज़ हम भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में भी देखते हैं कि कोई है जो युद्ध करवाना चाहता है। और हम हैं कि युद्ध करना भी चाहते हैं, जीतना भी चाहते हैं, फंसना भी नहीं चाहते, और अपनी कंट्री को बचाकर साइड में भी ले जाएं कि काम भी हो जाए और ये सुअर मारा भी जाए। इसका नाम है पाकिस्तान। अब आपको ये सारा जो समझाने की कोशिश ये की जा रही थी बड़े सिंपल वर्ड्स में कि ये युद्ध देखने में आसान लगता है बट डीप रूटेड है। इसमें बहुत प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो चाहते हैं कि हम युद्ध में फंसें, और मोदी हैं फंसना नहीं फंसाना जानते हैं। तो अब ये किसको फंसाएंगे, किसको बर्बाद करेंगे। पता लगे हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उधर से हमने बांग्लादेश का ऊपर का चिकन नेट को ब्रॉडन कर दिया। कुछ नहीं पता। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी मुस्कुराते मुस्कुराते इंडियन ओशन के राजा बन गए हैं। पूरा इंडियन ओशन हमने अपने कब्जे में कर लिया। हमारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है, हमने इंडियन ओशन ले लिया। हम पता लगे हम इंडियन ओशन की तरफ डीप स्टेट देखने लग गया, हमने बांग्लादेश ले लिया। बांग्लादेश लेते लेते अभी उसको कंट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान गया। कुछ भी हो सकता है बट होगा डिफरेंट टाइमलाइन पर, नॉट जो डीप स्टेट चाहता है। और यही जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ये तंग कर रही है डीप स्टेट को। और मोदी से बड़ा अनप्रडिक्टेबल कोई है नहीं, ये मैं बोलता हूँ। जबकि मंदिर जी बोलती हैं कि मोदी से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कोई और नहीं है। मुझे नहीं समझ आता ये किस कॉन्फिडेंस से बोलती हैं। मंदिर जी आपका क्लोजिंग कमेंट। बांग्लादेश आपका हो चुका है और जनवरी से आपका है। अब आप वहां पर वो काम करें जब आपने इंडियन ओशन लिया। देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश ऑलरेडी भारत से घिरा हुआ है। जब आपने इंडियन ओशन पर पूरा कब्जा कर लिया तो चौथी तरफ जो वाटर था बांग्लादेश का वो भी आपने कवर कर लिया। तो बांग्लादेश अब हिलेगा आपकी मर्जी से और चलेगा आपकी मर्जी। ठीक है मंजरी जी, क्या बात कर दी आपने। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ये मौका है, अगर भारत ने पाकिस्तान पे युद्ध किया, हम सातों की सातों सिस्टर्स को हम बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश का मिला लेंगे और चाइना की मदद से हम ये काम करेंगे। पाकिस्तान भी राम मंदिर गिरा करके बाबरी बना रहा है। किसी को सपने देखने से रोक थोड़े लोगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने भूटान के साथ किया है ना, भूटान में आप पासपोर्ट लेके जाते हैं पर उनकी जो है सिक्योरिटी हम देखते हैं और फॉरेन अफेयर्स हम मैनेज करते हैं। वैसे ही अब आप देखिए बांग्लादेश की सिक्योरिटी हम मैनेज करेंगे और फॉरेन अफेयर्स हम देखेंगे, इकोनॉमी हम देखेंगे। अडानी को बांग्लादेश ने वापस पैसे दिए, बिजली बहाल की, ये सब क्या है? आपको लगता है हमारी तरफ बांग्लादेश नहीं जुटता तो हम उनको बिजली नहीं देते? अगर उनको 2 महीने बिजली और नहीं देते तो उनकी टेक्सटाइल प्रिंटिंग वगैरह मशीनें सारी खराब हो जाती, तबाह हो जाते लोगों। हमने बांग्लादेश को लाइफ लाइन दी है, बिजली नहीं दी है, तो वो हमारा ही वासल है। अब हम बांग्लादेश तो किसी भी तौर पे हैंड ओवर नहीं करेंगे। और जैसे आइसोलेट करके, जैसे भूटान का किंग है, उनकी स्वायत्तता है पर वो भारत के अंदर है, ठीक है, वैसे ही हम बांग्लादेश मैनेज करके निकाल ले जाएंगे। और यही चीज़ हमको पाकिस्तान में करनी है कि उसको एक डिस्टेंस पे मेंटेन करके आपको उसको ठीक करना है। आपको भारत में विलय नहीं कर लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, परमिट सिस्टम से आपको उसको आइसोलेट करना है और वहाँ के लोगों को वहीं पर रख करके कंट्रोल करके आपको करना पड़ेगा। आपको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसीलिए हो रहा था बिकॉज द माइंडसेट चेंज हो रहा था उससे। ठीक है, 5 साल जो हमको होल्ड करना पड़ा बनाने के बावजूद, ये सारी जो है माइंडसेट की लड़ाई है। और अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया तो लॉन्ग टर्म में आप जीत गए। वही आप पाकिस्तान और बांग्लादेश और सब जगह करेंगे, आप माइंडसेट चेंज करेंगे। और इसीलिए आप देखिए पूरा जो है अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट फायर कर दिया था।
लेफ्टिस्ट माइंडसेट नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, मोदी को जो हर्डल आती है वर्ल्ड उसके पीछे पड़ जाता है। तो पूरी दुनिया अब एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रही है ताकि आने वाली दुनिया में माइंडसेट बदला हुआ हो, जिससे हम इन लड़ाइयों को बिना लड़े ही जीत जाएं। तो लॉन्ग टर्म गेम है, 50 साल लगेंगे, सब्र कीजिए और आप ये लड़ाई जीत लेंगे। हम में से कुछ खिलाड़ी तब नहीं होंगे नेचुरली, लेकिन हम एक बेटर वर्ल्ड छोड़ के जाएंगे, ये हमारा जी। तो यानी कि ये लड़ाई लंबी है। हम चाहते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन आए, नीजक रिएक्शन मोदी जी बोल दिया। मंजरी जी हमेशा बोलती हैं कि कभी मोदी नहीं करते, आराम से काम करेंगे। और मुस्कान मोदी जी की बताती है कि कुछ है जो कर चुके हैं, हो सकता है कि कोई डील्स कर लिया हो या कोई काम कर दिया हो, अभी निकाला नहीं है। बट एक एक कर कर हम देश के अंदर के जो दुश्मन हैं उनको भी पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। जिसने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया उनको डंडे मारे जा रहे हैं। साउथ जो हमारा ये केरला की साइड पर हमने पोर्ट ले लिया, कोई बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल ये बाहर जा रहे थे, वो अब हम कमाना शुरू करेंगे। यानी कि एक तो जो मनी का ड्रेन था हमने उसको रोक लिया, प्लस इंडियन ओशन के ऊपर दबदबा भी हमने बना लिया है। डीप स्टेट चाहता है कि भारत ये युद्ध में बुरी तरह से घुस जाए, और हो सकता है कि जैसे इन्होंने यूक्रेन को हथियार दे देकर उसको लंबे युद्ध में फंसा लिया, पाकिस्तान के साथ भी वो ये काम कर सकते हैं। क्या भारत को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मोदी जी जानते हैं। इसीलिए हमने भी कुछ कमाल का काम किया है। हमने पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के ऊपर एंगेज करने के बाद युद्ध शुरू नहीं किया। वहाँ पे रोज़ आता है आज रात को युद्ध शुरू हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि हो जाएगा, नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बोला था मोदी को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। हमने ये क्यों किया? जैसे जैसे हमने ये किया है वैसे वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकलना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पर आर्मी है ही नहीं, वो तो हमारे बॉर्डर के ऊपर एंगेज है। रोज़ सुबह शाम वो वेट करते हैं कि कब हम अटैक करेंगे, और हम कमबख्त अटैक कर नहीं रहे ताकि डीप स्टेट जीतना चाहे। बट देर आर सो मैनी डायनामिक्स। मंजरी जी जिस तरह से आपने समझाया है, इट इज़ रियली अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। हमने यूक्रेन, हमने डीप स्टेट, हमने इनका कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज, इनकी मंशा कि किस तरह से कंट्रीज़ को लड़ा कर रखना है ताकि ये हमेशा के लिए लड़ते रहें। आज जैसे आपने बोला कि 2 टुकड़े पहले भारत के किए थे या 3 किए थे, अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं ताकि 4 के 4 हमारे साथ कल को जाकर लड़ने लग जाए। सो ये लंबी गेम है, इसको एकदम से ओवरनाइट हम जीत नहीं सकते। वी हैव टू प्ले अ वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव स्लो गेम, ताकि अगर डीप स्टेट को जीतना है इट विल टेक सम टाइम। एनीवेज वी वाइंड अप दिस डिस्कशन एट दिस मोमेंट। डीप स्टेट को जीतने नहीं देना, इनकी मंशा बहुत ख़राब है। एंड लेट्स सी व्हाट मोदी डज नेक्स्ट। बाकी पता लगे हमने आज वीडियो डाला, रात को मोदी जी ने अटैक कर दिया, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मोदी इज़। महेंद्र जी थैंक यू सो मच, बहुत लंबा वीडियो हो गया आज। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।